देखो आज जो दूसरा लेक्चर है मैथ का दूसरा अध्याय दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 का दूसरा अध्याय है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम इसी की बेसिक थ्योरी पढ़ते हैं कि दो चर रेखिक समीकरण होते क्या हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुपद में पढ़ा था कि जो चर राशियां होती हैं और अचर राशियां होती हैं इनकी डिफिनेशन डिफाइंड की गई थी, परिभाषित की गई थी, वो पढ़ाया भी गया था कि जो दो चर रेखक समीकरण होते हैं इसमें हम लोग केवल और केवल चर राशियों के बारे में पढ़ेंगे। चर राशियाँ बताया गया था कि चर राशियाँ क्या होती हैं। चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका कोई वास्तविक मान ना हो, जैसा कि एक्स वाई जेड। ऐसी बिल्कुल सेम इस चैप्टर के अंतर्गत हमें दो चर रेखक समीकरण वाले युग्म के बारे में पढ़ना है। अर्थात इसमें दो चर होंगे, दो चर के स्थान पर एक्स वाई भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, यू वी भी हो सकता है, एस वी। कुल मिला के कोई दो युग्म होंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और रेखिक युग्म का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइनर इक्वेशन। तो लाइनर इक्वेशन का मतलब होता है एक सीधी रेखा में होंगी समीकरणें, और युग्म का सीधा सीधा मतलब होता है जोड़ा। तो चैप्टर का नाम समझ में आया होगा कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसका मतलब है यह है कि उसमें दो चर रेखक समीकरण होंगे, अर्थात जो एक्स चर होगा, एक्स चर एक्स वाई दो चर हो गए, पी क्यू दो चर हो गए, वी और यू दो चर हो गए, एस वी दो चर हो गए। तो इन चरों का जो युग्म होगा और एक लाइन के अकॉर्डिंग, मतलब एक सीधी रेखा के अकॉर्डिंग चलेगा, इस सीधी रेखा के अकॉर्डिंग चलेगा, इस चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। अब एक चीज़ ध्यान देना कि जैसा कि बहुपद वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था बहुपद, और यहाँ एक वर्ड आया है समीकरण। तो पहले ये समझ लेते हैं बहुपद और समीकरण में अंतर क्या क्या होता है। देखो ये ध्यान दीजिए कि जो बहुपद होता है, बहुपद में मान लीजिए अगर कोई एक बहुपद लिखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक ये बहुपद है हमारा। और इसी जगह पे अगर मान लीजिए कोई एक यहाँ समीकरण लिखी होती, चलो पहले बहुपद समझ लेते हैं बहुपद है क्या। देखो बहुपद में क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसका LHS साइड होगा वो RHS साइड के बराबर होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि जो बहुपद होता है वो दोनों पक्ष बराबर नहीं होते। बहुपद में अगर एक से अधिक बहुपद दिए गए हैं तो इनका नामकरण कर देते हैं, जैसे पी एक्स लिख दिया, क्यू एक्स लिख दिया, आर एक्स लिख दिया, ये सब जो होते हैं इनको हम लोग बहुपद कहते हैं। और समीकरण का सीधा सीधा जो मतलब होता है, तो समीकरण का सीधा सीधा मतलब ये होगा कि दोनों पक्ष अर्थात LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर होंगे। मतलब अगर जैसे इस प्रकार की समीकरण लिखी है तो इसका मतलब x और y के कोई दो ऐसे मान होंगे जिनको यहाँ पर रखने पर LHS साइड और RHS साइड दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो बहुपद और समीकरण इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि जो बहुपद होता है उसके LHS और RHS साइड आपस में बराबर नहीं होते, जबकि जो समीकरण होते हैं उनके LHS और RHS साइड आपस में बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा समीकरण का मतलब। अब इस दो चर रेखक समीकरण वाले में युग्म में हमें ये चीज़ पढ़नी है कि जो दो चर रेखक समीकरण होंगी तो उनको हम लोग किस टाइप से हल करेंगे। जैसे सपोज़ करो, मान लीजिए कोई एक उदाहरण बताते हैं, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिबंध वाले क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग कंडीशन वाले प्रश्न बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कोई एक कंडीशन वाला प्रश्न आ गया, जैसे एक लिखा है कि राम की आयु मोहन की आयु के 2 गुनी है, तो इन दोनों की आयु 7 वर्ष पश्चात कितनी होगी। तो पहले ये ध्यान देना, जैसे मान लीजिए राम कह रहा है, जैसे राम है और मोहन है, दो हमारे पास मतलब कैंडिडेट हैं। अब ये राम मान लीजिए कह रहा है या ऐसे उदाहरण समझ लीजिए, राम कह रहा है कि मेरे पास जितना रुपया है, अर्थात मान लीजिए इसके पास x रुपया है, या हम मान लेते हैं राम के पास कुछ रुपया है। कह रहा है तुमसे 2 गुनी से 4 अधिक है। समझ लीजिए राम के पास कितना रुपया है, 2 गुने से, तो इसको हम गुणा कर देंगे 2 से। कितना अधिक है, 4 अधिक है, तभी तो बराबर होगा। अब देखिए जो राम के पास, राम क्या कह रहा है कि मेरे पास तुम्हारे से 2 गुने से 4 रुपये अधिक है। देखो 2 गुने से 4 रुपये अधिक है, तभी तो दोनों के बराबर आएंगे। अब सपोज़ करो ये क्वेश्चन होता 2, 3, 4, 5, 6 लाइन का, ज़्यादा बड़ा होता तो राम मोहन लिखते लिखते हम लोग हो जाते परेशान।
राम मोहन ऐसे लिखते लिखते हो जाते हैं परेशान, इसलिए राम के जो होते हैं पैसे वो हम मान लेते हैं x होंगे और मोहन के मान लेते हैं y होंगे, तभी इनकी कंडीशनें दो चर रेखक वाली समीकरण बनेगी। अर्थात यहाँ समीकरण तुम्हारी बन जाएगी 2x + 4 = y। ये होती है तुम्हारी लाइनर इक्वेशन या दो चर रेखक समीकरण युग्म। इसमें दो देखिए चर दी गई हैं, ये चीज़ हमें पढ़नी है। अब देखिए जो पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड है उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज़ यही करना है कि जो कंडीशन वाले प्रश्न होते हैं इनको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि जो इसमें दो चर रेखक समीकरण वाले युग्म में हैं, तो समीकरण हल करना अभी तुम लोगों को इस एक्सरसाइज में नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है वो पहली एक्सरसाइज में हम लोगों को केवल और केवल कंडीशन बना के छोड़ देनी है बस। अब कंडीशन बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे कि जैसे मान लीजिए हम पहली एक्सरसाइज अगर इस चैप्टर से जो या कक्षा 10 की NCERT पब्लिकेशन बुक से सॉल्व कराएंगे, तो पहली एक्सरसाइज में तुम लोगों को यही करना है, केवल कंडीशनें बना के छोड़ देनी है, उन समीकरणों को हल नहीं करना है। समीकरण को हल करना उसके बाद वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, जिसमें कि तुम्हें मुख्य रूप से 3 विधियां पढ़नी है। तो पहली चीज़ पढ़ना है प्रस्थापन विधि, और दूसरी पढ़ना है विलोपन विधि, और तीसरी जो तुम्हें पढ़ना है उसे पढ़ना है वज्र गुणनफल विधि। तो ये 3 जो विधियाँ होती हैं ये तीनों कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में होंगी। अब कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में ये तीनों विधियाँ तुम्हें इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि जो इस वीडियो के अंतर्गत है ये पहली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कराएंगे। और पहली एक्सरसाइज जो कक्षा 10 की NCERT पब्लिकेशन बुक की होती है उसमें केवल और केवल 3 सवाल होते हैं। तो तीनों सवाल में हम लोगों को केवल और केवल कंडीशन बना के छोड़ देनी, उनको हल नहीं करना है। हल करने की विधियां तुम्हारे पास 3 हैं, और एक होता है ग्राफ विधि द्वारा हल करना। अगर हमें ग्राफ के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी है, तब हम एक मैथ में चैप्टर होता है निर्देशांक ज्यामिति, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ग्राफ के बारे में बहुत बेसिक अच्छे से समझ में आएगा। तो जो चीज़ है ये चीज़ ध्यान रखना। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे मुख्य रूप से ये चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए या समझ में आनी चाहिए कि जो दो चर रेखक समीकरण होते हैं उसे कहते क्या हैं, या उसकी समीकरणें हम लोग कैसे बनाएंगे। ये चीज़ें अगर बढ़िया से समझ में आ रही हैं तब ये चैप्टर बहुत मस्त समझ में आएगा। और फिर अब हम ये समझते हैं कि किस प्रकार इन सवाल के कंडीशन बनेंगे, या इस सवाल अगर दे दिए जाएँ तो हम लोग इनके कंडीशन कैसे बनाएंगे, वो केवल इस एक्सरसाइज में हम लोगों को समझना है। जैसे कि पहली एक्सरसाइज हमारी है, तो पहली एक्सरसाइज में हम लोग सवाल लगाएंगे। पहला शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, ये एक्सरसाइज जो NCERT बुक की है वो पहली एक्सरसाइज 3.1 के नाम से है, पहली एक्सरसाइज। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इन दोनों में ये जो कंडीशन वाले प्रश्न है, इसमें केवल और केवल तुम लोगों को कंडीशन बनानी है। कंडीशन बनाने का मतलब प्रतिबंध बनाना है। इसमें अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है बच्चों को कि सर हम कैसे मानेंगे इसमें, या किस प्रकार सॉल्व करेंगे, कहाँ शुरुआत करें, ये चीज़ नहीं समझ में आती। तो सबसे पहले अगर दो चर रेखक समीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये देख लेना पात्र कितने हैं। सबसे पहले पात्र देखिए, पात्र हैं इसमें 2, एक तो आफ्ताब है और दूसरा उसकी पुत्री है। तो दोनों पात्रों की अपने हिसाब से स्वेच्छा से कोई भी चर मान लीजिए। तो बस ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, पहले लिखना कि माना 2 पात्र हैं, तो दोनों पात्र को ध्यान में रखते हुए काम करना है। माना आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x वर्ष। इसकी आयु मान लो कितनी है, x वर्ष मान लो। इसके बाद पुत्री की आयु, आप क्या लिखेंगे, तथा पुत्री की आयु मान लेते कितनी है, y वर्ष है। इतना सभी को समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ काम ये करना है कि दोनों पात्र को देखना है। दोनों पात्र को देखेंगे तो पात्र इसमें एक आफ्ताब है, दूसरा उसकी पुत्री है। दोनों की अलग अलग स्वेच्छा से कोई भी x y हम मान लेते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन पर ध्यान दीजिए, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था।
तो पहले ये ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप 10 साल के इस वक्त हैं तो 7 साल पहले कितने साल के होंगे, तो 7 साल पूर्व का मतलब होता है 7 साल पहले, तो 7 साल पहले इसका मतलब है अपनी जो वर्तमान आयु है उससे 7 वर्ष घटा दिया जाएगा। तो दोनों की 7 वर्ष घटा के पहले आयु निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे दोनों की 7 वर्ष पूर्व आयु, तो 7 वर्ष दोनों की आयु तो पूर्व निकाली जाएगी, तो दोनों की निकालेंगे तो इसके आफताब की आयु कितनी आएगी, तो यहाँ लिख देंगे आफताब की जो आयु आएगी वो आएगी x-7, और इसकी जो पुत्री की आयु आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी y-7। ये दोनों की आयु 7 वर्ष पश्चात निकल आई। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसका मतलब कंडीशन यहाँ लिखें डायरेक्ट जो प्रश्नानुसार, अर्थात प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि जो आफताब की आयु थी, तो इसका मतलब आफताब की आयु कितनी थी x-7, और इसकी पुत्री की आयु y-7 कितनी गुनी की थी, तो 7 गुनी की थी, मतलब 7 गुनी कर दिया यहाँ पर। अब देखो सॉल्व कर लो, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा x-7 और इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y-7 49, दोनों पक्ष को इधर ले आओ, तो x-7y और -7 ये माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब 49 से 7 जाएगा, बचेगा तुम्हारा 42, तो इधर हो जाएगा प्लस 42 बराबर 0। ये तुम्हारी एक कंडीशन बन गई, एक समीकरण बन गई। इसके बाद देखते हैं अब दूसरी समीकरण किस टाइप से बनाएंगे। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करेंगे, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का था, तो देखिए अब इसी प्रकार निकालेंगे दोनों की 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद दोनों की आयु देखिए, तो जो आफताब की 3 वर्ष बाद आयु होगी, तो ये सभी को पता है आज अगर आप 10 साल के हैं तो 3 साल बाद 13 साल के होंगे, अर्थात अपनी वर्तमान ऐसे उतने वर्ष जोड़ेंगे जितने की आगे की पूछेगा। तो आफताब की आयु तो कितनी थी, x थी, 3 वर्ष बाद हो जाएगी x+3। इसी प्रकार इसकी पुत्री की, तो पुत्री की थी वायु और 3 वर्ष जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3+y। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, तो यहाँ पुनः लिखेंगे कि प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब है आफताब की जो आयु है वो उसकी पुत्री के कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इधर हो जाएगा x+3, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3y+3 त्रिका 9, सारे पक्ष इधर ले आइए तो हो जाएगा x+3 और ये माइनस का आ जाएगा -3y और ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 9 से इसको घटा दीजिए तो x-3y और -6 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी दोनों समीकरण बन गई। इन समीकरण को हल करना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कर रहा है, केवल मनोरंजन के लिए है, अर्थात इस समीकरण को बना के छोड़ देना है। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बैट तथा 6 बॉल खरीदी, बाद में उसने एक और बैट तथा 3 उसी प्रकार की गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखना है, अर्थात कंडीशन बनानी है। तो ध्यान दीजिए, हमने पहले ही क्वेश्चन में ये बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान देना है कि इसमें पात्र कितने हैं। ध्यान दीजिए पात्र कितने हैं, केवल 2, एक तो हमारे पास बैट और दूसरा बॉल, 2 पात्र हैं। तो तुरंत बस उसे मान लेना कि माना, क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत मस्त तरीका देख लीजिए कि कितने पात्र हैं, इन पात्रों को तुरंत 2 चर में मान लीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए। मानेंगे कैसे मानेंगे, माना बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपया, तथा गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी, y रुपया। बस अब देखिए तो x y इतना मान लीजिए कि जितने पात्र हों उसको पात्र को पहले अलग अलग मान लीजिए। जिसके बाद आप देखिए प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, कितने बैट हैं हमारे पास, देखो सबसे पहले कितने में खरीदी गई, 3900 में, तो पहले ये ध्यान दीजिए हमारे पास 3900 रुपये हैं। इसके बाद देखिए बैट और बॉल साथ में लेकर आए तो इसका मतलब x और प्लस y, ये दोनों साथ में चलेंगे। देखो बैट और बॉल दोनों हो गए, टोटल कितने में लाया गया, 3900 रुपये में। एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कितने बैट हैं, तो इसका मतलब 3 बैट, कितनी बॉल हैं, 6 बॉलें हैं,
ठीक है, देखो 3 से इसको गुणा कर दिया, 6 से इसको गुणा कर दिया, ये तुम्हारी एक समीकरण बन गई। केवल और केवल हमें इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखना है, सॉल्व नहीं करना है, बस केवल कंडीशन बना के छोड़ देना। अब देखिए दूसरी कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन बन गई। अब जो सेकंड कंडीशन बनेगी वो कैसे बनेगी, देखिए कह रहा है कि बाद में उसने एक बैट बोले तो x, पहले ऐसे लिख लेना, x + y यानी बैट और बॉल कितने में लाए गए, 1300 रुपये में, 1300 में लाए गए। इसके बाद देखिए बैट कितना है, केवल एक, बॉल उसी प्रकार कितनी है, 3 बॉल हैं, तो इसको हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। ये तुम्हारी दूसरी कंडीशन बन गई। बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें ध्यान ये देना है कि पात्र कितने हैं, बस इसको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन। बिल्कुल जो तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम दूसरे क्वेश्चन जैसा है। इसमें पात्र ढूंढिए, बस कंडीशन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन, उसमें बैट और बॉल के बारे में बात किया गया था, यहाँ सेब और अंगूर के बारे में बात किया गया है। तो तुरंत मान लेना इसमें हमारे पात्र कितने हैं। पात्र जरूर ध्यान रखना, पात्र अगर ध्यान रखोगे तो बहुत आसानी होगी क्वेश्चन लगाने में, और अगर पात्र नहीं ध्यान रखोगे तो गलत करोगे क्वेश्चन। तो तुरंत यहाँ लिखते हैं कि माना जो सेब है, सेब की कीमत कितनी है, 100 रुपया मान लेते हैं, सेब की कीमत है 100 रुपया। इसी प्रकार अंगूर की कीमत कितनी होगी, जो अंगूर की कीमत है वो हो जाएगी तुम्हारी y रुपया। इतना सभी को समझ में आता है। सबसे पहली चीज़ ये कर लिया करो, पात्र देखो दो चर रेखक समीकरण में क्या होता है उसको मान लीजिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति को बीजगणितीय स्थिति बनाना है, केवल कंडीशन बना के छोड़ देनी है। ध्यान दीजिए इसमें अब ये क्या करना है कि जो प्रश्नानुसार है उसमें प्रश्न क्या कह रहा है, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे। तो इसमें x और y दोनों हम कितने के लेकर आए थे, 160 रुपये के। तो इसका मतलब सेब और अनार दोनों लेकर आए थे 160 रुपये में। अब देखिए सेब कितना लाया गया था, 2 किलो सेब 1 किलो अनार। इसका मतलब 2 किलो सेब लाए थे और 1 किलो अनार लाए थे। सॉरी अनार नहीं अंगूर है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब जो एक ये लिखा हुआ है तो एक कोई मतलब नहीं इसका लिखेंगे, तो 2x + y = 160, ये बन जाएगी हमारी पहली समीकरण। इसी प्रकार दूसरी समीकरण किस टाइप से बनाते हैं, तो ध्यान दीजिए दूसरी समीकरण या जो प्रश्नानुसार सेकंड होगा, दूसरी कंडीशन बनाएंगे तो 1 महीने के बाद, कुछ दिन बाद जाते हैं तो वही चीज़ हम लोगों को 300 रुपये मिलती है। अर्थात जो सेब और अंगूर है वो 300 रुपये में खरीद के लाए, लेकिन कितना लाए, सेब लाए 4 किलो तो इसका 4 से मल्टीप्लाई, अंगूर कितना लाए 2 किलो तो इसका 2 से मल्टीप्लाई। ये बन गई हमारी दूसरी समीकरण। चाहो तो इस समीकरण में 2 कॉमन भी ले सकते हो, तो 2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा कितना, 2x + y = 300। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा 150। तो इधर हो जाएगा 2x + y = 150। अब ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। अब रुके रहो, अब देखिए इसी प्रकार ये हमारी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन समीकरणों को किस टाइप से हल किया जाता है, इन समीकरण को हम किस टाइप से हल करेंगे। देखिए समीकरण हल करने के तरीके पढ़ाए जाएंगे, इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज के सॉल्व क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक, बस तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।